आर्सेनाइड। और बाबा क्या है इसमें, As-3 है जिसका नाम आर्सेनाइड है। फॉर्मूला ऐसे जैसे Li3s, ये फॉर्मूला गलत है, As2 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना? क्यों? सोडियम की वैलेंसी एक ही होती है इसलिए। कैसे कैसे पता लगाती है आप? अब मैं यार देख लो, Na+ और As-3, ये चरण एक्सचेंज, मतलब ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Na3As1, Na3As1 या Na3As ऐसे आ जाएगा। डन, बिल्कुल। जिंक एंटीमोनाइड, ओ वाओ, इसमें भी Sb3- है और इसमें Bi3-, मैग्नीशियम बिस्मथाइड। नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, एंटीमोनाइड एंड बिस्मथाइड, पांचों -3 के भयंकर भीषण एनायन बनाते हैं जिन्हें आइड नाम से पुकारा जाता है, आइड सफिक्स लगा के पुकारा जाता है। ठीक है। यहां पर एक रिएक्शन में और बोलना चाहूंगा, बड़ा यूजफुल है और जेई को बहुत पसंद आ जाता है कई बार। ये जितने भी आइड्स हैं, इनमें अगर आप पानी डाल देंगे तो ये सब पानी से रिएक्ट करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे ये देखिए, मैग्नीशियम नाइट्राइड है, हाँ, आप इसमें पानी डाल दीजिए, पता है क्या होगा? आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिलेगी अमोनिया। अमोनिया मिल जाएगी, जी हाँ। ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, बड़ा प्यारा रिएक्शन है। नाइट्राइड आयंस पानी से रिएक्ट करते हैं, अच्छा, और पानी से H+ नोच लेते हैं। क्यों? बहुत भीषण बेस है इसलिए। लेकिन उनके मतलब मन में जो बदले की आग जल रही कि दुनिया ने बड़ा सताया है, इतनी नेगेटिविटी उनके मन में, -3 चार्ज है, कितना नेगेटिव आप सोचिए। तो उनको जब तक ये नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी ना, तब तक उनके चैन नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जितना माइनस चार्ज है ना, उतने H+ तो वो छीन कर ही मानेगा दुनिया से। और दुनिया में कौन है? पानी है। कोई एसिड लाएंगे, एसिड से कहीं से भी कोई ऐसी चीज जो H+ दे दे, उसके साथ वो जरूर रिएक्ट करेगा। पानी तक से नोच के छीन के लेंगे H+, ऐसा करके वो H+ देगा, और H+ ले लेगा तो यहाँ OH- बच जाएगा और NH3 बन जाएगा। ओ माय गॉड, ये तो अमोनिया बन गई। जी हाँ, आसान है। किससे रिएक्शन कराएंगे? तो कोई भी H+ नहीं लिया, मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, अच्छा लगेगा तुम्हें। Mg3N2 था, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब लुक्स चेंज करो। अब कोई मैग्नीशियम नाइट्राइड ले आए, किसी ने कहा नहीं हम तो Na3N लाएंगे, किसी ने कहा नहीं नहीं हम तो कैल्शियम नाइट्राइड लाएंगे। तो कोई भी लिया यार, है तो नाइट्राइड, किसी ने कहा हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड लाएंगे। फॉर्मूले अलग अलग हैं, फॉर्मूले अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा इनकी एक है, इनमें सब में नाइट्राइड है, सबका मालिक एक। आप देखें, इसमें भी नाइट्राइड है, इसमें भी नाइट्राइड है, इसमें भी नाइट्राइड है और इसमें भी नाइट्राइड, सब में आयनिक नाइट्राइड है। ये +3 और -3 था ऐसे। तो फॉर्मूला की लुक अलग अलग है और सब में है तो नाइट्राइड। और नाइट्राइड सब में रिएक्शन तो यही करेगा, सबसे H+ नोच लेगा। तो पानी डाल दे तो अब सबसे वही रिएक्शन होगा। अच्छा, तो इन सब में पानी डालेंगे, डालते यार, डराता क्या है? तो एक नाइट्राइड को 3 पानी, तो 2 नाइट्राइड को 6 पानी, क्या मिलेगा? 6 OH-, 3 मैग्नीशियम और 6 OH-। बड़ी नाइंसाफी है, बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बन के उड़ जाएगी। अरे वाह! और सोडियम नाइट्राइड था तो 3 पानी ले लें, क्या मिलेगा? मिलेगा 3 टाइम्स NaOH और साथ में अमोनिया। दैट इज लवली, दैट इज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। मैं तो और भी बढ़िया बताता हूं तुम्हें, तो मजा आएगा तुम्हें, है ना? कैल्शियम नाइट्राइड था, तुम अब कोई H+ देव एजेंट ले लो, कोई भी पानी के बजाय अल्कोहल ले लो। तो ROH, इथेनॉल ले लेते हैं, CH3CH2OH, H+ निकाल लो, 2 नाइट्राइड थे, 6 H+ मांगता है, CaOCH2CH3 अच्छा, कैल्शियम इथॉक्साइड, जी हाँ, प्लस। कितनी गंदी चीज बना दी तुमने, जो बनी थी बनी, रटना नहीं है इसको, दिख रहा है आपको? H+ निकालो और जो एनायन बने उसको कैल्शियम कटायन के साथ फेंक दो, जो बनना है अपने आप बनेगा, तुमको क्या को टेंशन लेने का। अमोनिया बन गई साथ में, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एलन में पानी पड़ गया, डिकम्पोज कर जाएगा।
क्या मिलेगा? AlOH होल थ्राइस प्लस NH3, ऐसे आ जाएगा। राइट, सुंदर रिएक्शन, बहुत ही प्यारा। देख रही हो? एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं तुमसे, क्या जैसे नाइट्राइड है वैसे ही फॉस्फाइड, आर्सेनाइड वगैरह सारे उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक कैल्शियम फॉस्फाइड जेई को बहुत पसंद है। अब ये पूछता हूं मैं तुमसे, कैल्शियम फॉस्फाइड में पानी मिलाएंगे, क्या रिएक्शन होगा? कम से कम 5 बार रिपीट हुआ है जेई में। 5 बार रिपीट हुआ है, यस 5 बार रिपीट हुआ है जेई में। बताओ, अब तुम प्रेडिक्ट करो, मुझे बताओ क्या होगा। जैसे नाइट्राइड था वैसे ही फॉस्फाइड का काम है। तो ये भी H+ खींच लेगा, नोच लेगा H+, पानियों से नोच लेगा H+। एक एक पानी, एक एक H+, दो दो पानी, 2 H+, या 2 फॉस्फाइड है तो 6 H+ मांगता है, तो 6 पानी। ओके, अच्छा, फॉस्फीन मिल जाएगी। जी हाँ, आपको फॉस्फीन मिल जाएगी। PH3 गैस का नाम है फॉस्फीन। PH3 मस्त जहरीली गैस होती है ये, मस्त गैस में जहरीली है। बाकी तो क्या करें, हमारे कुछ कहने से कुछ बदल तो जाएगी नहीं, जो भी है ठीक है, ऐसा ही हो। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की अगर आप बात करें तो इनमें आप देखिए, डाइनाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स, सबकी एक करके चर्चा तो होनी चाहिए। हाँ जी, तो डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन देख लीजिए कैसी होती है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक एक करके बना लेते हैं। डर किस बात का है, चलो डाइनाइट्रोजन को देखते हैं। इंडस्ट्रियली कैसे बनाते हैं नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कहां है आप सोचिए, सबसे आसान से सबसे बड़ा स्रोत प्रकृति में नाइट्रोजन का कहां है? अरे वो सांसों में है, वो हवाओं में है, वो फिजाओं में है। ये क्या बकवास है? सच है। अब सांस लेते हैं 79% नाइट्रोजन होती है। हवाओं में, फिजाओं में क्या है? नाइट्रोजन ही तो है यार। जहां हवा है वहीं 79% नाइट्रोजन है। अच्छा, तो ये तो मेजर क्वांटिटी तो हवाओं में नाइट्रोजन की है। बिल्कुल, तो क्या करें? हवा को लो, मुफ्त में हवा मिल जाती है ना, और उसको एकदम चिल्ड ठंडा कर दो, हवा को लिक्विड कर दो, और जो लिक्विड एयर आए उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लो, जैसे अल्कोहल वगैरह का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना, डिस्टिलेशन कर लो, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग कर लो, ऑक्सीजन को अलग बेच दो, नाइट्रोजन को अलग बेच दो। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। आप गौर फरमाएं, उसमें नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है 77 केल्विन और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है। नाइट्रोजन मजे से उड़ जाती है, ऑक्सीजन उतने मजे से नहीं उड़ती, पड़ी रह जाती है, नालायक। अच्छा है, टंटा कटाए उड़ जाए, अपन कलेक्ट कर लेंगे उससे। लिक्विड नाइट्रोजन बड़ी शानदार चीज है, क्रायोजेनिक्स में काम आती है। आप देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं लोग, लिक्विड एयर को यहां से अंदर धकेला, अच्छी बात है, उसका एक अंश लिक्विड के रूप में यहां बैठ जाएगा और दूसरा उड़ता जाएगा, उड़ी बाबा करके लिक्विड ऑक्सीजन नीचे बैठ जाएगी, और नाइट्रोजन उड़ते 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 कंडेंस होते हुए धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाएगी, ऐसे। ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा। हाँ जी, लैब में मुझे जरा सी चाहिए एक गुब्बारे जितनी, तो क्या करेंगे? तो छोटे मोटे लेकिन महंगे तरीके हैं। ये सबसे सस्ता तरीका है, बढ़िया है। अथाह मात्रा में आपको दे सिलेंडर भर भर के नाइट्रोजन चाहिए तो उससे बनाइए, लेकिन थोड़ी बहुत चाहिए कि एक गुब्बारे फुलाना है तो थोड़ी नाइट्रोजन चाहिए साहब, क्या करें? देखिए, आप यदि NH4NO2 को गर्म कर दीजिए, क्या क्या क्या, अमोनियम नाइट्राइड को जेंटली वार्म कर दीजिए। ध्यान से, जेंटली बड़ा जरूरी है। क्यों जानते हैं क्यों? ये धमाके की तरह, बम की तरह भी फूट सकता है। क्या? जी हाँ, लोग बम बम बनाते हैं NH4NO2 और NH4NO3 से, तो संभल के रहिएगा। अगर जेंटली इसके सोल्यूशन को वार्म किया जाए, न कि बम की तरह बांधकर सॉलिड को आग में फेंका जाए, तब तो फूट जाएगा ये। अच्छा, तो क्या बम बनाने की बात कर रहे हैं? वेल, केमिस्ट्री से ही बम बनते हैं, हम बना सकते हैं, आप भी बना सकते। तो आप जेंटली NH4NO2 को गर्म कीजिए और आप पाएंगे उससे भी नाइट्रोजन निकल जाती है। एक बड़ी अच्छी ट्रिक भी है, अमोनियम नाइट्राइड में अगर आप गौर करें, अमोनियम और नाइट्राइड, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अमोनियम में है -3 और नाइट्राइड में है +3। क्या करना चाहते हो? एवरेज ले लो। एवरेज ले लो, क्या हो जाएगा? -3 और +3 का एवरेज क्या है? 0। और नाइट्रोजन N2 में देखिए
ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। ये क्या है? ये कोई कंसेप्ट है, ट्रिक है याद रखने की बस, लेकिन बढ़िया ट्रिक है, और आगे और भी चीजें आएंगी जो इसमें काम आएंगी। अकेली ट्रिक नहीं है ये, देखिए मतलब ये लॉजिक तो नहीं है, पर ये ट्रिक हम कई जगह लगाएंगे और बैठेगी ये चीज। तो अमोनियम नाइट्राइड पहला मेथड है कि अमोनियम नाइट्राइड को जेंटली वार्म कीजिए, हल्का सा गर्म करिए, आप पाएंगे उड़ी बाबा दोनों पूरा सॉलिड गायब हो जाएगा, नाइट्रोजन और वाटर वेपर बनाकर उड़ जाएगा। ठीक है। अगर नहीं है NH4NO2 आपके पास, तो एक और टोटका है। क्या? कोई ऐसा सॉल्ट लीजिए जिसमें कटायन हो अमोनियम, और कोई ऐसा सॉल्ट लीजिए जिसमें एनायन हो नाइट्राइड। क्या हम NH4Cl और NaNO2 ले लें? ले लो। क्या हम इसकी बजाय अमोनियम सल्फेट न ले सकते थे? ले लो। और क्या KNO2 नहीं ले सकते थे? ले ले यार, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, तो क्या होता? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। NH4NO2 तो अपने को चाहिए था, और उसके अलावा क्या बन जाएगा? K2SO4 बच जाएगा। बच जैसे ही करे, आपने क्या करना। अच्छा, और उससे और बस NH4NO2 बन गया। अब इसको हीट कर दोगे अगर तुम, तो हीट करने पर तो सेम रिएक्शन ही आ जाएगा, N2 और पानी। अच्छा, सॉलिड्स को भी चाहो तो मिक्स करके गर्म करो तब भी हो जाएगा, और सोल्यूशन को उबालोगे तब भी हो जाएगा। हाँ, सोल्यूशन को उबालोगे तो धमाके नहीं होंगे, और सॉलिड्स को मिक्स करके गर्म करोगे, और अगर असावधानी कर दी, कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दी, तो विस्फोट भी हो सकता है। बचना चाहिए इससे। राइट? ठीक है, चलिए। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए। सोल्यूशन में कर रहे हैं भैया, ताकि धमाके शमाके ना हो, बड़ा डर लगता है। अपनी जान प्यारी सबको होती है ना। अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 मिला दिया, उबाला। उबालते क्या होगा? क्या आपके प्रोडक्ट्स में नमक है? हाँ, नमक सोल्यूशन में बच जाएगा, और नाइट्रोजन निकल जाएगी, और निकल जाएगी तो निकलने दीजिए बेचारी को। ठीक है। उड़ते उड़ते बुलबुले बुलबुले, हम बुलबुले हैं इसकी, और ये है नाइट्रोजन हमारा। ऐसे करके नाइट्रोजन आएगी, और यहां पर उसके बुलबुले निकलेंगे, और ये देखो आए, है ना, इकट्ठे हो जाएंगे यहां पर। खुश हो जाइए, प्रिपरेशन हो चुकी है नाइट्रोजन की। अच्छा लगा। क्या थर्मल डिकम्पोजिशन से इसको नहीं बना सकते? बना सकते हैं। कैसे? अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, जिसमें कोई अशुद्धि ना हो। अगर आपको चाहिए तो आप बेरियम एजाइड लीजिए। ये एजाइड क्या होते हैं? इसको एजाइड आयन बोलते हैं। जब बेरियम कैटायन के साथ आएगा तो ये एजाइड, बेरियम एजाइड कहलाएगा। अगर आप इसको बस थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, कितना करें? अब मोमबत्ती पे रख दीजिए। अपने यहाँ कोटा जैसे राजस्थान के किसी शहर में तो बाहर धूप में रख दीजिए तो भी चल जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी, है ना। आप बेरियम एजाइड को हीट करेंगे, वो टूट जाएगा, बना देगा बेरियम और नाइट्रोजन। अति शुद्ध नाइट्रोजन, कचरा विहीन, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन प्राप्त करनी है। बड़ा खूबसूरत तरीका है। सोडियम एजाइड से भी ये काम कर सकते हैं आप। अच्छा, लेड एजाइड से भी कर सकते हैं, पर लेड एजाइड धमाके के साथ फूट जाएगा, डेटोनेटर का काम करता है, डेंजरस है। बेरियम में सोडियम सेफ है, इसलिए लोग इनको यूज करते हैं। राइट? सोडियम एजाइड की एक बड़ी प्यारी एप्लीकेशन है। इन भाई साहब को देखिए, ये भी प्रिंसेस डायना की तरह गाड़ी में सवार है, तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और एकदम से अगर आप 150 की स्पीड पे चला रहे हैं, और मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, धड़ाम, और ये क्या हुआ? आप देखें, ये यहाँ पे टकराए किसी पोल से, गाड़ी रोकी, एक्सीडेंट हुआ। और तेज चलती हुई गाड़ी अगर एकदम से रुकती है तो पता है क्या होता है? एकदम से न्यूटन की आत्मा प्रकट होती है, लॉ ऑफ इनर्शिया। गाड़ी तो रुक गई, लेकिन गाड़ी के साथ साथ आप भी चल रहे थे। हाँ, और आप कंटिन्यू चलते रहते हैं तो आपका खोपड़ी जाके धड़ाम से सामने कांच से भिड़ जाती है, और फिर आप भी आत्मा बन सकते हैं। इस आत्मा कन्वर्जन से बचने के लिए एक तरीका होता है। यहाँ ये देखिए, एक इनके पास एक एयर बैग प्रकट हो गया है। अच्छा, कैसे हो गया ये चमत्कार ऐसे हुआ कि जैसे ही इन्होंने ब्रेक मारे, इनके ब्रेक मारने और खोपड़ी के फूटने में एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर है। और उतने में क्या होता है, गाड़ी में ऐसा मैकेनिज्म होता है, इसमें ये कंपाउंड होता है सोडियम एसाइड। एयर बैग्स में सोडियम एसाइड रखा होता है। अच्छा, और अगर तेज गाड़ी चल रही है, धड़ाक से आपने ब्रेक मारा, धम से टकराने वाले हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जैसे ही आपने ब्रेक मारे, एक लिमिट से ज्यादा स्पीड है जिसमें खतरा है आपकी जान को, ऐसा कैलकुलेशन करके रखा होता है लोगों ने पहले से ही। तो जैसे ही आपने ब्रेक मारे, एकदम से डिकम्पोजिशन होता है किसका? सोडियम एसाइड का।
वो नाइट्रोजन छोड़ता है, नाइट्रोजन बैग में भर जाती है और वो बैग एकदम से जो डैशबोर्ड होता है उसकी प्लास्टिक अपने आपको हट जाती है, बैग एकदम आपके सामने प्रकट हो जाता है और बहुत एकदम सेकंड के फ्रैक्शन में एक्सप्लोजन की तरह ये होता है। अब देखिए विस्फोट से जान बच सकती है, जी हाँ, यहाँ विस्फोट से जान बच रही है बकायदा। आप देखें क्यों, देखिए महाराज जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं और धड़ाम से टकराएंगे, अरे ये हैरान हुए और टकराने वाले और ये एक्सीडेंट हुआ, इधर उधर चढ़े और धड़ाम टकरा, ये देखो ये बैग आ गया। अभी तक बैग नहीं था, प्रकट हुआ है। क्यों? बैग इनकी रक्षा के लिए प्रकट हुआ है ताकि इनका सिर न फूटे। किसी कुशन पे सिर मारना ज्यादा सुखद है बजाय कांच पे सिर मार के उसे फोड़ लेने से। तो ये मैकेनिज्म सोडियम एजाइड के उस रिएक्शन से आता है जो हमने अभी आपको सिखाया था। यहां से बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो बैग सामने आता है और इन सज्जन की जान बच जाती है। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ केमिस्ट्री। हाउ लवली, यस इंडीड इट इज। ठीक है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज है? बिल्कुल है। कौन सी है, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन का कलर कैसा है? मेरे भाई हवा में सब तरफ नाइट्रोजन है यार, कुछ तो सोचा कर। नाइट्रोजन का कलर होता तो दिन रात पूरी हवाएं रंगीन दिखती। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। ना उसकी स्मेल आती, तो हमेशा उसकी स्मेल आती रहती, उसका टेस्ट आता रहता। टॉक्सिक तो नहीं है, होती तो मर चुकी होती। ये सब प्रश्न पूछने के लिए जिंदा थोड़े बच्चे होते। तो वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है और पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है। ये कैसे पता? एक तो कॉमन सेंस, 3/4 धरती समुद्रों से ढकी है और अगर नाइट्रोजन समुद्र में सॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल होती तो समुद्रों में घुल गई होती यार, अब तक तुम्हारे लिए बची थोड़ी होती। ठीक है, तो पानी में बहुत कम घुलती है, कारण नॉन पोलर है। और नॉन पोलर है तो पानी में नहीं घुलती, पानी में तो पोलर चीजें घुलती हैं। ये तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या? सब प्रेडिक्टेबल है कॉमन सेंस से। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं। क्या क्या है? नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इन नेचर। ये बिल्कुल प्रकृति में बहुत शक्तिशाली बॉन्ड के तौर पर रहता है। इसके चलते नाइट्रोजन बिल्कुल भी टूटती नहीं है। अच्छा, टूटती नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटती है। इसी के चलते N2 is reasonably inert at room temperature. N2 is reasonably inert at room temperature. हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो रिएक्ट करने लगती है, स्पेशली अगर 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कर दो तो मस्त रिएक्ट करती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड टूटने लगता है अब, और अब नाइट्रोजन रिएक्टिव हो जाती है। 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो तो एटॉमिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर तो मस्त रिएक्शन होता है, क्या नहीं होता। इट डायरेक्टली कंबाइंस विद सम मेटल्स टू फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयनिक नाइट्राइड्स। जी बिल्कुल, नॉन मेटल्स के साथ कोवलेंट नाइट्राइड्स बना लेती है। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल बड़े चित्र विचित्र अजीबोगरीब कंपाउंड बनाती है। जैसे रूम टेम्परेचर पर ओनली वन मेटल इज देयर जिससे लिथियम, जैसे जो लिथियम है, दैट इज द ओनली मेटल विथ व्हिच नाइट्रोजन कैन रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग। बाकी सबके साथ गर्म करना पड़ता है, लेकिन वो हीट करने पर नाइट्राइड्स बनाती है, स्पेशली एस ब्लॉक मेटल्स के साथ। ठीक है, O2 के साथ रिएक्शन होता है नाइट्रोजन का, बहुत मुश्किल से। डाई नाइट्रोजन कंबाइंस विद डाइऑक्सीजन ओनली एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, और उसमें भी वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। N2 और O2 टकाटक बनाते हैं NO। या तो आकाश में बिजलियां चमकती हैं तब भी ये रिएक्शन होता है, और या 2000 डिग्री तक गर्म करें तब जाकर ऐसा रिएक्शन होता है। आसान है, याद रह जाएगा। तो आप ये देखिए कि N2 और O2 जब या तो बिजलियां चमकती हैं आकाश में, अगर आपको नाइट्रोजन साइकिल याद हो, जी हाँ वहां पर आया था, तो N2 और O2 रिएक्ट करती हैं और बनाती हैं NO, यस, और या फिर आप अच्छा खासा हीट कर लीजिए तब भी बन जाती है। एक जगह और है जो पोल्यूशन का बहुत बड़ा स्रोत है, जहां भी ये रिएक्शन होता है। कहां पर ये रिएक्शन होता है? ऑटोमोबाइल्स के कंबस्शन इंजन में। वहां पर एकदम से टेम्परेचर्स काफी हाई पहुंच जाते हैं, और वहां भी बहुत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत छोटी सी मात्रा में N2 और O2 रिएक्ट करती हैं और NO बनाती हैं। आप कह सकते हैं कि तो बहुत जरा सा होता है। कितनी गाड़ियां हैं दुनिया में, पेट्रोल ड्रिवन कितने सारी गाड़ियां हैं, अगर आप देखेंगे तो करोड़ों अरबों गाड़ियां हैं। वो सब थोड़ी थोड़ी भी चलती है ना तो खूब सारी हो जाती है ना। एक अच्छा खासा सोर्स किसका बाकायदा पोल्यूशन का, ये भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जो कि इस रिएक्शन से बनते हैं, N2 और O2 गिविंग यू NO, राइट।
प्रकृति में बिजलियां चमकने से बनते हैं, हम लैब में हाई टेम्परेचर पर बना सकते हैं, और सड़कों पर गाड़ियों के कंबशन इंजन में भी ये रिएक्शन हो जाता है। एक आध क्वेश्चन हो जाए फटाफट फटाफट, आप बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे सही होने चाहिए आपके। एंड बी अलर्ट, एंड देयर वी गो। सॉरी। Extra pure nitrogen can be obtained by heating. By heating barium azide, sodium azide. Yes, Delhi D is the answer. Indeed, nitrogen is best obtained by thermal decomposition of which one of the following? ठीक है। Well, नाइट्रोजन किसके थर्मल डिकम्पोजिशन से बनेगी? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नहीं, सिल्वर नाइट्रेट ना रे, NH4NO2, यस यही है यही है यही तो है वो। अगर आप एवरेज लें तो 0 आ रहा है, और N2 में भी 0 ही होता है। एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको याद रखने की। दिल्ली डी इज द आंसर। वेल, ये तो बात हो गई डाइनाइट्रोजन की। यूज क्या है डाइनाइट्रोजन का? बहुत बड़ा यूज आता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर, सस्ती और इनर्ट गैस के रूप में काम आती है ये। कई मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, हर एक में नहीं पर कई मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में नाइट्रोजन इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के काम में आती है। आजकल फूड सॉरी, आजकल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बड़ी काम आ रही है। वहां क्या होता है? वहां भी यही होता है कि आपने जैसे चिप्स वगैरह पैक करे किसी पॉलिथीन में, उसी में आपने नाइट्रोजन भर दी। एक तो वो काफी फूले फूले दिखते, लगता है बहुत कुछ होगा अंदर, आप खोलो 4 चिप्स निकलते हैं। और बहाना क्या जी, नाइट्रोजन भर दी हमने। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि ऑक्सीजन के कारण जो है एक रैंसिडिटी आ जाती है फूड में, खाना सड़ने लगता है। नाइट्रोजन एक तरह से बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रिजर्वेटिव का काम करती है। ऑक्सीजन के अभाव में वहां पर बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते इतने ज्यादा, तो नाइट्रोजन एक तरह से शेल्फ लाइफ भी बढ़ा देती है प्रोडक्ट्स की। राइट, बढ़िया मजेदार यूज है। आइए अब दृष्टि डालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन का तो इतना महत्व नहीं था एग्जाम की दृष्टि से, अमोनिया का विशेष महत्व है। दर्शन करते हैं, नमस्कार करते हैं अमोनिया को। NH3 अमोनिया कैसी है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज, देखते हैं बैक टू बैक। सबसे पहले प्रिपरेशन। अमोनिया बहुत सूक्ष्म मात्रा में मिट्टी में पाई जाती है। मिट्टी में, जी हाँ, सॉइल्स में पाई जाती है। और जब जीव जंतु मरकर सड़ते हैं, व्हाट, जी हाँ, कहते हैं ना ये शरीर मिट्टी है और ये मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो सब मिल जाएगा, ये भी जाएगा ही सही, और ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। और जब इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो डिकम्पोज करेंगे, तो नाइट्रोजन के कंपाउंड जब डिकम्पोज होते हैं, नाइट्रोजन जब प्रोटीन्स वगैरह डिनेचुरेट होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, उनसे अमोनिया बनती है। अच्छा, तो डीके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर से भी अमोनिया बनती है, बिल्कुल जैसे यूरिया। बिल्कुल जी, अच्छी बात है। तो एक तो ये मेथड, लेकिन ये प्रकृति का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इंसान जीवों को सड़ाकर उनसे अमोनिया नहीं बनाया करते हैं। हाँ, अगर आपने फैक्ट्री में यूरिया बना ली है, तो यूरिया की हाइड्रोलिसिस से यूरिया को डिकम्पोज करके आप अमोनिया अवश्य बना सकते हैं। कैसे? ये देखिए, आपके पास है यूरिया NH2CO NH2, ओ माय गॉड, और HOH पानी है। क्या किया? देखिए, इसको एक साथ ले लीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए, और जो बच गया उसको एक साथ ले लीजिए। NH2H यानी अमोनिया। अल्टीमेटली क्या हुआ? NH2H यानी अमोनिया, अमोनिया और पानी। सॉरी, ये ट्रिक है याद रखने की, आपको मिल जाएगी 2 टाइम्स अमोनिया और CO2, ऐसे। और वैसे अगर आप स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस देखें तो क्या होता है? स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस में ये होता है, मैं आपको बताऊं। अगर आपको ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा हो, याद हो कि अमाइड्स, ये कौन है? ये एक तरह से अमाइड फंक्शनल ग्रुप था, अब नहीं है पर था, CONH2। अमाइड्स की हाइड्रोलिसिस करें तो COOH बन जाता है। तो H+ और H2O अगर आप लगा दें तो NH2 तो वैसे ही रख दीजिए, ये बन जाएगा COOH, और ये NH2 ग्रुप जो है ये NH4+ बनकर बाहर निकल जाएगा, या अमोनिया बना के एक तरह से बाहर निकल जाएगा। तो NH2COOH, जी हाँ, और अमोनिया ये एसिड है, ये बेस H+ का लेन देन होगा, NH2COO- और यहां बन गया NH4+, और ये सॉल्ट बनेगा, और ये सॉल्ट कहलाता है अमोनियम
कार्बामेट। क्या कहलाता है? ये कहलाता है अमोनियम कार्बामेट। अरे वाह, ऐसा है बिल्कुल। अमोनियम कार्बामेट बड़ी मजेदार चीज है। ये सब काट दीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको, इसको देखिए। ये सब क्या था, छोड़िए ना इसको, ये काम की बात करते हैं। अमोनियम कार्बामेट बना इस तरह से। हाँ, अमोनियम कार्बामेट आप चाहें तो इसके आगे भी हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। कैसे? H+ है, पानी है, और ये फिर से CONH2 ग्रुप है ही सही, तो क्या होगा, आप फिर से COOH और अमोनिया बना सकते हैं। और O- पहले से ही था, NH4+ एक घूम ही रहा था। अच्छा, फिर से H+ निकलेगा, फिर से अमोनिया क्या बन जाएगा? बन जाएगा कार्बोनेट आयन, अगर आप चाहें तो ऐसे, और 2 टाइम्स अमोनियम। अच्छा, फिर तो यही बन गया अमोनियम कार्बोनेट। जी हाँ, यही बन गया। यही मैं आपको बता रहा था कि ये बना कैसे, 2 स्टेप्स में बना है। यूरिया की हाइड्रोलिसिस से पहले बना अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट की फर्दर हाइड्रोलिसिस हुई और उससे बन गया अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट बड़ा अनस्टेबल है, टूट जाता है, बहुत मजे से टूट जाता है, और उससे अमोनिया, H2O और CO2 निकल जाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो नेट क्या हुआ, यूरिया ने पानी के साथ रिएक्ट किया और अमोनिया बनी और CO2 बन गई। नेट रिएक्शन ये है। यहां पानी रिएक्टेंट था, यहां प्रोडक्ट है, कुछ पानी कट भी जाएगा, जो भी है, पर नेट ये रिएक्शन है जो हमने पहले लिख दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत काम आता है, एंड यू मस्ट बी रेडी विद दैट। परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। इसी अमोनिया को अगर थोक के भाव लार्ज स्केल पर बनाना हो, केमिकल फैक्ट्रीज में बनाना हो, तो ये प्रोसेस डिजाइन करी थी पुराने वैज्ञानिक हेबर ने। हेबर जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के साइंटिफिक वॉर डिपार्टमेंट के हेड भी रहे थे बाद में। खतरनाक है ना, और बड़े बड़े इंटरेस्टिंग काम करे उन्होंने। खैर, मैं हेबर की जीवनी में नहीं जाना चाहता। आप पहले देखें, हेबर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, या थोड़े पहले की बात है, ये प्रोसेस डेवलप करी थी, N2+3H2 टकड़क 2NH3। अच्छा, नाइट्रोजन काफी इनर्ट है, आमतौर पर वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती है किसी से। हेबर ने ऐसे कैटलिस्ट और प्रोसेसर्स की कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस खोजी, जिन कंडीशंस पर N2 और H2 रिएक्ट करके सीधे बना दें अमोनिया। प्लीज रिमेंबर, ओवरऑल रिएक्शन भले ही एक्सोथर्मिक है, लेकिन इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड, N एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको डायरेक्टली तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब ली शतलीय प्रिंसिपल से देखें तो एक बहुत मजेदार बात की फील आती है। डेल्टा H नेगेटिव है, तो इसका मतलब रिएक्शन शुड बी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर्स। क्यों? एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करेंगे तो फॉरवर्ड आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, राइट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो एज पर ली शतलीय प्रिंसिपल, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर शुड फेवर अमोनिया। हाई प्रेशर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों? 4 मोल गैसेस के रिएक्टेंट में है N2+3H2, और 2 मोल अमोनिया के प्रोडक्ट में है 2NH3। तो मोल्स जहां कम होते हैं, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट हो जाता है। ये तो कॉमन सेंस है, डायरेक्ट ली शतलीय प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। तो महाराज जो कह गए थे उसके हिसाब से प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, और वास्तव में हेबर ने प्रेशर ज्यादा रखा। ये 20 से 26 बार के आसपास होता है प्रेशर। 20 to 26 बार्स के आसपास प्रेशर रहता है हेबर्स प्रोसेस का। ठीक है। टेम्परेचर लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। अब ये सबसे अच्छी कंडीशन मानी जाती है। अब आपको कि तो गर्म कर दिया यार तुमने, 400-500 डिग्री तो मतलब ठीक ठाक गर्म कर दिया, और उधर तो आप कह रहे थे डेल्टा H नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर पर फेवर होना चाहिए। यस। तो क्या लिक्विड नाइट्रोजन ले लें तो और मजा नहीं आएगा? ना ना ना, नहीं आएगा, कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? ली शतलीय प्रिंसिपल कहता था हाई प्रेशर रखो, हमने रखा, लो टेम्परेचर रखो। पर लो टेम्परेचर के साथ मैंने आपको बताया था एक समस्या आती है, और वो समस्या ये है, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N और इवन H बॉन्ड, ये बड़े क्या अच्छे और पक्के वाले बॉन्ड हैं। HH को तो फिर भी तोड़ लेंगे, लेकिन N ट्रिपल बॉन्ड है जिसकी लगभग 950 किलो जूल्स पर मोल की बॉन्ड एंथैल्पी होती है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ये टूटता ही नहीं है। रूम टेम्परेचर पर भी नाइट्रोजन इनर्ट होती है, और अगर लो कर देंगे तो बहुत ही इनर्ट हो जाएगी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत चाहिए होती है नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए। तो नाइट्रोजन बिकम्स काइनेटिकली काइनेटिकली इनर्ट at low temperatures. Nitrogen becomes kinetically inert at low temperatures, even room temperature पर
जितना ज्यादा टेम्परेचर करोगे एन ट्रिपल बॉन्ड एन उतने मजे से टूटेगा, उतनी तेजी से नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी। तो कायदे में तो नाइट्रोजन को रखना चाहिए था किस टेम्परेचर पर? नाइट्रोजन को वी शुड हैव केप्ट एट 2000 डिग्री रखते तो बहुत मजा आता। और अरे नहीं, लेकिन तब फिर ली शैटले की आत्मा आ जाएगी। ली शैटले बोलेंगे अरे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हम इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ले जाएंगे। आप देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम फैक्टर्स और काइनेटिक फैक्टर्स अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। काइनेटिक्स के हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉन्ड जल्दी टूटेंगे तो रिएक्शन अच्छा होना चाहिए, तेजी से हो जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड तेजी से जाएगा तो बैकवर्ड भी तेजी से जाएगा, कुछ ज्यादा ही तेजी से जाएगा। क्यों? डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अमोनिया बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और कम करेंगे तो काइनेटिक्स हड़ताल करके बैठ जाएगी, नाइट्रोजन रिएक्शन चालू ही नहीं करेगी, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो हेबर ने बीच का रास्ता निकाला। हेबर ने कहा लड़ो मत यार, 400-500 डिग्री रखने दो, इसमें क्या होगा, रोते पीटते थोड़ी बहुत अमोनिया बन भी जाती है, हड़ताल भी नहीं करती नाइट्रोजन, और इतना ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता कि पूरी अमोनिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और वो वापस डिकम्पोज करके N2H2 दोबारा देते हैं। इसलिए ये ऑप्टिमम बीच का ट्रेड ऑफ टेम्परेचर माना जाता है हेबर्स प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसमें भी ड्रामा होता है, कैटलिस्ट चाहिए होता है। कौन सा कैटलिस्ट? आयरन कैटलिस्ट लगाया जाता है हेबर्स प्रोसेस में, राइट? अच्छी बात है। तो और पहले मॉलिब्डेनम प्रमोटर भी यूज किया गया। आजकल आयरन ऑक्साइड जिसमें थोड़ी सी मात्रा में पोटेशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स मिलाए हों, ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है। सॉरी, पुराने टाइम में मॉलिब्डेनम प्रमोटर के साथ चाहिए होता। तो मॉलिब्डेनम प्रमोटर पता है आपको कहां से आया था आइडिया? मॉलिब्डेनम इतना अजीब सा एलिमेंट है, कहां से लाए? शायद आपने 9th-10th में कभी नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नेचर या नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी। उसमें एक शब्द आता है बड़े मजे से जो बच्चे रट लेते हैं, और बड़ा फेवरेट सेंटेंस है, सारे बच्चे रट लेते हैं, टपोरी सेंटेंस है कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, हाँ जी, काई होती है ना ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके या तो वो डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, या फिर रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में। क्या कहते हैं लेग्यूम्स? क्या होते हैं? दाल वाल जो होती है, इनकी जो जड़ें होती हैं उनको देखो तो जड़ों में कुछ सूजन जैसी होती है, कुछ मोटी मोटी जाती है जड़ें, उनमें रूट में नोड्यूल्स बने होते हैं, और वहां पर ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के एक्सपर्ट होते हैं। और इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन्होंने कहा हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक काम करो बैक्टीरिया निकालो। उन्होंने वो बैक्टीरिया आइसोलेट करे, उन्हें जला डाला और देखा उनमें है क्या, उन्हें वहां मॉलिब्डेनम नजर आया। तो उन्होंने कहा एक काम कर, मॉलिब्डेनम को तुक्का मारते हैं, डाल के देख मॉलिब्डेनम क्या होता है। और जब मॉलिब्डेनम को यूज किया तो उन्होंने पाया तो बढ़िया प्रमोटर है, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ गई। तब से मॉलिब्डेनम प्रमोटर के रूप में काम में लगाया। बाद में उसका सस्ता वर्जन ढूंढ लिया, पोटेशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर, इसको मिलाओगे पोटेशियम एल्यूमिनेट बन जाता है, वो प्रमोटर के तौर पे वो भी अच्छा है और चीप पड़ता है, इसलिए मॉलिब्डेनम के बजाय आजकल इसको यूज करते हैं, राइट? मजे की बात है, देखो वैज्ञानिक किस तरह से नेचर पे रिसर्च करते हैं और प्रकृति में जो उपलब्ध है वहां से उनको हिंट्स मिल जाती हैं कि वहां से कुछ आइडियाज लेकर उससे भी इस तरह के कैटलिस्ट खोज लेते हैं। न सही कैटलिस्ट प्रमोटर सही, कुछ तो मिल ही जाता है। ये क्या है? ये है हेबर्स प्रोसेस का प्लांट। ओ वाह, क्या हो रहा है? पाइप है, पाइप में कौन जा रही है? नाइट्रोजन। अरे वाह, कितने मोटे मोटे मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के, छोटे होते हैं, बहुत जरा जरा से होते हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। और नीचे कौन जा रही है? नीचे दूसरा पाइप है, उससे जा रही है। ये सफेद रंग की हाइड्रोजन है, ना नाइट्रोजन नीली होती है ना हाइड्रोजन सफेद होता है, एटम्स का कोई रंग नहीं होता, तो वो जा रहे हैं टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग, और ये मिक्स हो गए। हाँ, ये मिक्स हो गए, N2 और H2 मिक्स हो गई हैं, और इनको कंप्रेसर में डाला गया, खूब हाई प्रेशर पर डालकर, फिर उसके बाद कैटलिस्ट से गुजारा गया। अच्छा, और टेम्परेचर भी ज्यादा कर दिया गया, बिल्कुल। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर रिएक्शन हुआ, N2 और H2 टकराए, दे टक्कर दे टक्कर दे टक्कर, और N2 टूटी, और ये कैटलिस्ट पर भी लगे। कैटलिस्ट पर थोड़ा सा क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड एन वीक हो जाता है, HH बॉन्ड वीक हो जाता है, बॉन्ड हल्के पड़ने लगते हैं, एटम अलग निकलने लगते हैं, और N और H आपस में जुड़ते हैं। ए लोग कर लो बात, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? आपने जस्ट देखा है, यहाँ अमोनिया बन गई है। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, आयरन कैटलिस्ट पर यह संभव हुआ है, यहाँ अमोनिया का निर्माण हुआ, और अब इस मॉलिक्यूल को आगे, जब या पूरी स्ट्रीम को आगे भगाया गया, वैसे तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन अब एक कंडेंसर से गुजारते हैं, इन्हें ठंडा करते हैं। तो उससे क्या करते हैं? उससे बड़ी बदमाशी करते हैं, उससे अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अमोनिया को कंडेंस कर सकते हैं, थोड़े बहुत मॉइस्चर वगैरह, अगर उनको डर होता है कहीं थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो मॉइस्चर निकाल लेते हैं। क्यों?
जिन सोर्सेस से हाइड्रोजन वगैरह आती है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो सकता है, उनको हटा लेते हैं, आगे और ठंडा करते हैं और अमोनिया को लिक्विड बनाकर टपका देते हैं। तो पानी टपक रहा है, लिक्विड अमोनिया पानी जैसी ही दिखती है। ठीक है, धीरे धीरे अमोनिया की जब टंकी भर जाती है, पापा गड़ा भर जाता है, उसको निकाल लेते हैं। N2 और H2 जो बच गई है क्या है, उनको वापस रिसाइकिल कर दिया जाता है। देखो N2 और H2 को वापस ले आते हैं, टिंग टड़ांग, तो वापस उनको यही खपा देते हैं। अच्छा, ये है बड़ी शानदार प्रोसेस है, बड़ी शानदार प्रोसेस है। हेबर गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर दिस प्रोसेस। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, एक्चुअली और भी दूसरे लोगों का आरोप ये भी है, 2017 शायद 2000 नॉट 2000 सॉरी 1916 या 17 में हेबर गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर दिस प्रोसेस। ये वो टाइम था जब हेबर जर्मनी के साइंटिफिक वॉर डिपार्टमेंट के हेड थे और ऐसा लग रहा था कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर जीत जाएगा, वर्ल्ड वॉर 1। तो ऐसे, ये इसमें सच है झूठ मैं नहीं कह सकता, नो पर्सनल कमेंट्स ऑन दिस, लेकिन जो मैंने रीडिंग करी है उसमें ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि नोबेल कमेटी को लगा कि ये बिल्कुल संभव है कि जिस एरिया पर, जिस जमीन पर वो हैं, उस पर जर्मनी का कब्जा हो जाए। तो टू अपीज देम एंड जस्ट टू मेक देम हैप्पी सो दैट दे आर सेफ एंड साउंड एंड नोबडी एक्चुअली एग्जीक्यूट्स देम, दे डिक्लेयर्ड अ नोबेल प्राइज फॉर हेबर। इसका मतलब ये नहीं कि हेबर कोई हल्के साइंटिस्ट थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे, अच्छे वैज्ञानिक थे और बड़े अच्छे अच्छे काम करे उन्होंने। जय हो उनकी। वापस लौटते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, बाकी तो आप पढ़िएगा, खुद जान जाइएगा, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अमोनिया का रंग कैसा है, हरी है या पीली है? वो एक कलरलेस गैस है। सड़ती हुई लाशों में से भी अमोनिया निकलती है, यूरिन में से भी अमोनिया की बदबू आती है, उसमें से कोई आपको लाल पीली फ्यूम्स थोड़े उठती हुई दिखती हैं। गैस कलरलेस है, बदबूदार है, पंजेंट ऑर्डर है। कैसी स्मेल होती है अमोनिया की? स्मेल ऑफ यूरिनल्स जैसी। साफ साफ जस्ट टू बी पोलाइट किताबों में लिखते नहीं है, बोलते नहीं है, पर बच्चों को समझ नहीं आता, पंजेंट से समझ नहीं आता फील क्या है। जैसी कि यूरिनल्स में बदबू आती है, वो बदबू एग्जैक्टली अमोनिया की होती है, वो अमोनिया की स्मेल है। ठीक ठीक है, जीवन का हिस्सा है, वो भी क्या किया जाए। फ्रीजिंग पॉइंट उसका है 200 केल्विन के आसपास और बॉइलिंग पॉइंट है -33 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर गैस बन जाती है, इसके बीच में लिक्विड रहती है और ठंडा कर दे तो नालायक सॉलिड बन जाती है। अच्छी बात है। पानी में कैसे सॉल्युबल है? मस्त सॉल्युबल है, हाईली, वेरी वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है पानी के साथ, बहुत मजा आता है इसको। तो वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है अमोनिया। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होती है और एसोसिएट कर जाते हैं अमोनिया के मॉलिक्यूल्स। ओ माय गॉड, इतने खूबसूरत मॉलिक्यूल से क्या चल रहा है इनमें? इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है। अच्छा, कितना मजेदार है ये। ऐसे ही है, देखिए तो ये प्रकट और गायब कैसे होने? मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, टकराते हैं, जब करीब आते हैं एच बॉन्ड बनते हैं, दूर चले जाते हैं, एक से टूटता है, दूसरे से बन जाता है। इस तरीके से जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। राइट, देयर वी आर। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट क्या हो रहा है? ड्यू टू दिस एसोसिएशन इट हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन एक्सपेक्टेड। जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स हैं किसके? अमोनिया के, वो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, इस वजह से जितना हल्का सा मॉलिक्यूल है, मोलर मास कितना है? खाली 17 है। फॉस्फीन वगैरह से ज्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एच बॉन्डिंग हो रही है। ये तो कोई नई बात नहीं, आप जानते हैं, परिचित हैं इन बातों से, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर कैसा है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल है। बॉन्ड एंगल लगभग 107.8 डिग्रीज के आसपास। बॉन्ड लेंथ तो है जैसी, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम है बॉन्ड एंगल। क्यों? क्योंकि लोन पेयर के रिपल्शन ज्यादा होते हैं और वो बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा पिचका देता है। अच्छा, और कुछ बोली देता, पानी में हाईली सॉल्युबल होती है और वीक बेस का काम करती है। लगभग 1% के आसपास अमोनिया डिसोसिएट करके NH4 प्लस और OH माइनस बना लेती है। ज्यादा नहीं, 1-1.5-2%, मैक्सिमम 1% के आसपास ही लगभग होता है नॉर्मल इसका डिसोसिएशन। अगर एक ठीक ठाक 1 मोलर के आसपास सोल्यूशन है अमोनिया का, तो 99% तो ऐसे ही पड़ी रहती है। थोड़ी बहुत जो यहां चली जाती है उसके कारण सोल्यूशन वीकली बेसिक हो जाता है। अमोनिया वो अकेली गैस है जो बहुत पॉपुलर करिकुलम में आपके पास आएगी, विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू। पर वो बात की बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। एक आध क्वेश्चन करते हैं और मंगल करते हैं आज का कहान। A solution of ammonia in water contains which one of the following species? अमोनिया के एक्वा सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? NH4 प्लस होता है, OH माइनस होता है, अमोनिया तो होती है। ठीक है, और वैसे अगर देखें तो H प्लस होता है। अरे, H प्लस कैसे बोल दिया? मेरे भाई, पानी डिसोसिएट करता है,
तो H3O प्लस और OH माइनस होते हैं, या H प्लस लिखने की तमन्ना हो तो H प्लस तो होता ही है पानी में। हाँ, सॉल्यूशन बेसिक है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बिकम्स लेस देन OH माइनस, दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन इज बेसिक। पर बोला है सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, कौन कौन है, तो क्या H प्लस है? अरे कम है, कम तो है पर है ना। हाँ है। हाँ हाँ, धोखा, जी हाँ, धोखा नहीं तो नियम है, चारों ही हैं, बिल्कुल मजेदार। ठीक, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन ये कहानी यहां हम रोकेंगे। फाइनली ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड एंड सो डज दिस सेशन। अगली क्लास में फिर होगी मुलाकात और अमोनिया की आगे होगी दिल से दिल की बातें। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमोनिया, कहीं नहीं जाइएगा, सावधानी से इसको देखिएगा, कोशिश करिएगा कि सुनते ही याद हो जाए। क्या बात कर रहे हो, सुनते याद कैसे होता है? हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, अगर कहने वाला हमारे जैसा और सुनने वाला आपके जैसा तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।